वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल साउथ कोरियन ड्रामा मूवी जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। वैसे हमारे चैनल पर अगर सुपर स्पेशल मूवीज की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें आज की ये मूवी जरूर शामिल होगी दोस्तों। मूवी का नाम है द प्रिपरेशन और आज की इस वीडियो का हर पल आपको एक नया एक्सपीरियंस देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, पहले बता दिया। तो कहानी की शुरुआत में 30 साल की उम्र वाले एक आदमी को दिखाते हैं दोस्तों, जिसका नाम है शॉन। वो अपनी माँ को जगा रहा होता है कि मम्मी उठो ना। एक्चुअली क्या है ना, उसे कुछ मेंटल डिसेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से उसका बर्ताव 10 साल के बच्चे के जैसा है। फिर माँ देखती कि घड़ी तो खराब है, इसीलिए अलार्म नहीं बजा। वो जल्दी से किचन में जाकर शॉन और अपने लिए खाना बनाती है और फिर शॉन जो खुद से शेव भी नहीं कर पाता उसकी शेविंग भी करती है। उसे यार रोज नहलाना तो माँ के लिए युद्ध जैसा है दोस्तों। वो नहाना ही नहीं चाहता। माँ उसको जरा सा मारती है तब जाकर वो मानता है नहाने के लिए और फिर उसको बढ़िया से नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर पूरी तरह से तैयार करते करते माँ का दिमाग खराब हो जाता है, हवा निकल जाती है। लेकिन यार बेटा है वो, माँ बड़े प्यार से उसको पालती है, सारा काम करती है और शॉन में जैसे उनकी जान बसती है, इतना प्यार। फिर दोनों नाश्ता करने बैठते हैं तो शॉन हाफ बॉयल अंडे की जिद करता है और बेचारी माँ है दोस्तों, वो बनाकर दे देती है, तब जाकर वो नाश्ता करता है। फिर दोनों लगभग 5:30 बजे घर से निकलते हैं। दरअसल माँ की एक छोटी सी स्नैक्स की दुकान है। दुकान खोलने के लिए इनको रोज इतनी जल्दी उठकर तैयार हो जाना पड़ जाता है। वैसे माँ का नाम है दोस्तों अशिन। वो आगे चली जाती है लेकिन शॉन एक छोटे बच्चे की तरह माँ के पीछे उछल कूद करके मस्त चल रहा होता है। अशिन उसे डांटती है कि बेटा जल्दी आओ, देर हो जाएगी। और दुकान पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आता है दोस्तों। सुबह जल्दी उठने की वजह से शॉन तो जाते ही सो जाता है। अशिन कोई स्वेटर बनाने में लग जाती है। जब तक कोई कस्टमर नहीं आते अशिन यही काम करती रहती है। फिर एक कस्टमर आकर कुछ आइटम्स खरीदता है। उसे छुट्टा लौटाते वक्त अशिन के हाथ कांपने लग जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, लेकिन अशिन इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेती। सोचती कि शायद मेरी उम्र की वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो पहले से विटामिन की गोली खा रही थी और सोचती है कि गोलियां खरीद लेती हूँ दोबारा से। अब वो शॉन को जगाकर मेडिकल जाने को कह देती है ताकि वो विटामिन की गोली लेकर आ जाए। पर शॉन कहता है मैं नहीं जाऊंगा माँ, मुझे धूप अच्छा नहीं लगता। अशिन कहती ठीक है, तुम दुकान को देख लेना, मैं जाकर लेकर आ जाती हूँ। दूसरी ओर मेडिकल शॉप के ओनर को दिखाते हैं जिसका नाम है मारिया। वो पार्क में खेलते बच्चों को देखकर तरस जाती है क्योंकि यार उसके बच्चे नहीं है। इतने में अशिन मेडिकल में आ जाती है। वो मारिया का दर्द समझ पाती है दोस्तों। इस छोटे से टाउन में लगभग सभी एक दूसरे को जानते हैं बढ़िया तरीके से। कहती है तुम बच्चे के लिए तरस रही हो और मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही हूँ। कहकर वो मारिया को एक स्पेशल होममेड टी गिफ्ट करती है और कहती है कि मेरी शादी के कुछ साल तक मेरे भी बच्चे नहीं हुए। मेरा पति ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ साल के बाद सब ठीक हो गया और मैं 2 बच्चों की माँ भी बनी। इसीलिए तुम जी छोटा ना करो, जब बच्चा होना होता है जरूर होता है। ये सुनकर मारिया को थोड़ा तसल्ली हो जाती है कि बड़ी बुजुर्ग कह रही है तो जरूर मैं माँ बन जाऊंगी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि शॉन के अलावा अशिन की एक बेटी भी है जो शॉन से बड़ी है दोस्तों। खैर अशिन कहती है कि मुझे वही विटामिन टैबलेट्स दे दो जो तुमने कल दिए थे। पता नहीं क्यों लेकिन 2-3 दिन से अचानक मेरे हाथ कांपने लगे हैं। तो मारिया कहती है कि यूं ही विटामिन टैबलेट्स खाने से क्या फायदा, आप एक काम करिए, डॉक्टर से पूरा चेकअप करवाइए एक बार। पर अशिन कहती है उसकी जरूरत नहीं है बेटी, जरूर उम्र की वजह से कमजोरी आ रही होगी। इतने में दोस्तों एक औरत आती है जो शायद ड्रेस डिजाइन करती है। वो अशिन से पूछती है कि आप कैसी हैं। अशिन कहती है ठीक हूँ, पर हाथ मेरे कांपने लगते हैं, इसलिए विटामिन टैबलेट्स लेने के लिए आ गई थी। दूसरी ओर शॉन दुकान छोड़कर पास के किंडरगार्टन स्कूल में जाता है। वहाँ एक टीचर जिसका नाम जीना है, वो बच्चों से बढ़िया खेल रही होती है और शॉन को बहुत ही पसंद है और शॉन तो दूर से बाइनोकुलर से उसको देखने में लग जाता है। तभी वहाँ पे मारिया का पति जिसका नाम पार्क है वो आ जाता है दोस्तों और शॉन से कहता है कि ये गलत बात है बेटा, ऐसा मत करो। लेकिन शॉन कहता है कि मेरी मर्जी, मैं तो देखूंगा, इसमें आपका क्या जाता है। तो पार्क कहता है अगर उसने देख लिया ना कि तुम इस तरह उसको छुप छुप के देख रहे हो तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर शॉन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाइए प्लीज। इस तरह वो एक बच्चे की तरह जिद करने लगता है तो पार्क तंग आकर मेडिकल में चला जाता है। एक्चुअली पार्क किसी एनजीओ को मैनेज करता है दोस्तों। वो भी अशिन का हालचाल पूछता है और फिर वही हाथ कांपने वाली बात अशिन उसको बताती है। तो पार्क अशिन को एक नोटिस दिखाता है जिसमें मेंटली चैलेंज्ड अडल्ट्स को कोई काम दिया जा रहा है। पार्क कहता है कि शॉन काफी समझदार है, उसे ये काम जरूर मिल सकता है। पर अशिन कहती नहीं, उससे ये सब भी नहीं होगा, मैंने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है, वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता। तभी मारिया कहती है कि शॉन को आपने बेकिंग करना सिखाया था ना, उसे किसी बेकरी में क्यों नहीं लगवा देती आप। तो अशिन कहती भेज तो सकती हूँ लेकिन केक बेक करके वो खुद ही सारा खा जाएगा ना बेटी, एक दिन भी नौकरी में नहीं टिकेगा वो। पार्क बताता है कि मैंने शॉन को स्कूल के पास देखा था। अब ये सुनकर अशिन तुरंत स्कूल की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर शॉन अब बाइनोकुलर से जीना को देख रहा होता है और तब कुछ बच्चे उस पर वाटर गन से पानी स्प्रे कर देते हैं और वो भीग जाता है दोस्तों। जीना ये सब देख लेती है और कहती है उन बच्चों की तरफ से देखो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तो शॉन बड़ा खुश होता है कि आप मेरा नाम भी जानती है क्या। इतने में अशिन आकर उसे कान खींच के लेके जाती है कि दुकान खोलो चलो। बड़ी मुश्किल से उसे वापस लेकर आती है अशिन। रास्ते में तो धर्म प्रचारक नोटिस बांट रहे होते हैं, उनको देखकर अशिन जल्दी से दुकान में लौट आती है। लेकिन शॉन उनका नोटिस लेकर वहीं पे खड़ा रहता है और उनका दिया हुआ लॉलीपॉप खाने में लग जाता है। उस धर्म प्रचारकों में से एक अशिन की दुकान पे आ जाती है और कहती है कि आप भी हमारी धार्मिक मीटिंग में आइए, भगवान आपको दुनिया के दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। तो अशिन कहती देखिए पहली बात मैं नास्तिक हूँ, भगवान को नहीं मानती,
तो वहाँ शॉन उस दूसरे प्रचारक से पूछता है, इस नोटिस में लिखा है कि प्रार्थना करने से लोग स्वर्ग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये स्वर्ग है कहाँ पर? मैंने तो वर्ल्ड मैप में इस नाम की जगह कभी देखी नहीं। तो वो कहता है कि स्वर्ग धरती पे नहीं है, ऊपर आसमान में है। अब दोस्तों शॉन बाइनोकुलर से आसमान को देखने लग जाता है। इस पर वो आदमी भी हंस देता है। इतने में अश्विन शॉन को आवाज देती है, तो शॉन और वो आदमी दोनों ही दुकान पर आ जाते हैं। अब वो दोनों जो आए थे प्रचारक, वो फिर से अश्विन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अश्विन कहती है कि अगर आप जिस भगवान में मानते हो ना, वो सच में एग्जिस्ट करता है, तो उससे हमारे लिए एक मन्नत मांगिए कि मुझे और शॉन को एक ही वक्त पे मौत आ जाए बस। अगर मैं पहले मर गई तो मेरे बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर किसी वजह से वो पहले चल बसा तो मैं तो चैन से जी नहीं पाऊंगी। वो लोग कहते हैं ठीक है, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अब उनके जाने के बाद अश्विन दुकान का काम निपटाकर शॉन को घर लेकर आ जाती है। डिनर के बाद अश्विन शॉन को पढ़ने के लिए कहती है कि बेटा कुछ पढ़ भी लो। और शायद दोस्तों इसी तरह शॉन ने मैप पढ़ना सीख लिया था और वो दुनिया के बारे में काफी कुछ चीजें जानता भी है। फिर दोनों अपना म्यूजिक थेरेपी लेते हैं, मस्त डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। शॉन की बचकानी हरकतें देखकर अश्विन का दिल हल्का हो जाता है और वो जी खोलकर हंसती है। माँ बेटा काफी मस्ती करते हैं और इससे अश्विन अपने दुख दर्द को थोड़ी देर भुलाकर खुश रह पाती है। तभी शॉन की दीदी, जिसका नाम यंग है, वो अपनी बेटी को लेकर आती है। उसकी बेटी शॉन को देखकर बड़ी खुश होती है और दोनों बाहर जाकर खेलने में लग जाते हैं। अब यंग थोड़ा दुखी लगती है दोस्तों, क्योंकि वो और उसका पति मिलकर एक बुटीक चला रहे हैं जो कि घाटे में चल रहा है। इस वजह से उसके पति ने उसको यहाँ पे रोकड़ा मांगने के लिए भेजा हुआ है। और अश्विन उससे कह देती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ पैसे मांगने यहाँ पे आती हो, लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। अश्विन ने शॉन के फ्यूचर के लिए थोड़ी रकम जमा करके रखी है दोस्तों, लेकिन यंग उस रकम में एक हिस्सा मांगती है। तो अश्विन को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो शॉन का क्या होगा? उसकी सेफ्टी के लिए मैंने वो रकम जोड़ के रखी हुई है, उसमें से तो मैं एक पैसा नहीं दूंगी तुमको, क्योंकि मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि तुम और तुम्हारा पति उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करोगे। तो यार यंग की बेटी रोते हुए आती है और कहती है माँ, मामा ने मेरे सारे पैसे ले लिए। अब दूसरी ओर दिखाते हैं कि उस बच्चे के पैसे छीनकर शॉन ने कोई फूड आइटम और बियर खरीद लिया है और मस्त पी रहा है दोस्तों। इसी बीच यंग और उसकी बेटी जा चुकी होती है और अश्विन शॉन को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। अश्विन तो घबराकर उसको ढूंढने में लग जाती है और वहाँ शॉन शराब के नशे में होता है। तभी पास ही में कुछ लड़के शराब पीकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। न जाने क्यों शॉन को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो नशे में धुत शॉन गुस्से में उन पे झपट पड़ता है। और दोस्तों अगला सीन सीधे पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, जहाँ शॉन बैठा हुआ है। अश्विन तो घबराकर वहां पे आती है कि शायद उन लड़कों ने शॉन को मारा पीटा होगा, लेकिन असल में शॉन ने उन दोनों की धुलाई कर दी थी। उनके पेरेंट्स भी आ चुके थे। अश्विन शॉन से पूछती कि ये तुमने किया है क्या? शॉन कहता है मैंने कुछ नहीं किया माँ, उन दोनों लड़कों ने मुझे मारा। पर पुलिस ऑफिसर कहती है उन लड़कों की हालत देखिए, आपके बेटे ने उनकी कितनी बुरी तरीके से पिटाई की है। उन लड़कों की माएं फिर अश्विन को डांटती हैं कि अरे ऐसे कैसे पागल लड़के को आपने खुला छोड़ रखा है सड़कों पे? शराब के नशे में उसने हमारे दोनों लड़कों को बेवजह मार दिया और बताओ ये हालत कर दी, छोड़ेंगे नहीं, इसको कोर्ट लेके जाएंगे अब। तो अश्विन उनके सामने सर झुकाकर लगभग भीख मांगती है कि मेरा बेटा बुरा नहीं है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और मैं उससे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा है ना, रहम कीजिए, एक बार माफ कर दीजिए ना। अब उनको थोड़ा अश्विन के लिए बुरा लग जाता है और वो इस मामले को और नहीं खींचते। अश्विन शॉन को काफी मारती है दोस्तों यहाँ पे और फिर उसको घर लेके जाती है। अश्विन उसे कितना भी समझा ले उसके दिमाग में कोई बात घुसती नहीं। वो नहाना भी नहीं चाहता तो अश्विन को मजबूरन बिस्तर पर ही उसे गीले टॉवल से पोंछकर सुलाना पड़ जाता है। बेचारी अश्विन परेशान हो जाती है कि मेरे बाद इस लड़के का होगा क्या, कौन संभालेगा इसको, ये तो खुद संभल नहीं पा रहा। अश्विन अब एक फोटो को देखती है और उसे वो वक्त याद आता है जब यंग और शॉन छोटे थे। उनके पापा चल बसे थे और एक सिंगल पेरेंट होकर अश्विन ने दोनों बच्चों की परवरिश की थी। उन दोनों के बारे में सोचकर अश्विन थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है दोस्तों। अगले दिन जब अश्विन जागती है ना, तो उसके सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जैसे कि सर पे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। अगले सीन में अश्विन हॉस्पिटल में होती है और उसका स्कैन चल रहा होता है। तो स्कैन के बाद डॉक्टर से मिलकर वो घर भी लौट आती है। बड़ी दुखी है दोस्तों वो, क्योंकि डॉक्टर ने बताऊं क्या बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वो सिर्फ 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल ही जिंदा रह पाएगी, और वो भी सिर्फ अगर उसका ऑपरेशन किया गया तो। पर कहाँ इन बातों से बेखबर शॉन हमेशा की तरह बच्चों जैसी हरकतें करता रहता है और कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, खाना बनाकर दो ना। पर अश्विन को उदास देखकर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद कुकिंग करूंगा। कहकर वो एक कैंड फूड को ओवन के अंदर रख देता है और वो हो जाता है ब्लास्ट। इसे भी कोई खेल समझकर वो उछलने लग जाता है। फिर अश्विन जाकर मेन स्विच को ऑफ कर देती है। अश्विन को तो दोस्तों अब डर जकड़ लेता है कि जब मैं नहीं रहूंगी तो इस 30 साल के बच्चे को कौन संभालेगा। ये बेचारा दुनिया भर की ठोकरें खाएगा, इसकी लाइफ मुश्किलों से भर जाएगी। तो अश्विन फैसला करती है कि वो अपनी सारी सेविंग्स अपनी बेटी यंग को दे देगी और उसे शॉन का ध्यान रखने को भी कहेगी। जाती है वो इस बारे में बात करने के लिए यंग के बुटीक में, लेकिन वहाँ यंग और उसके पति के बीच चल रही होती है बहस। पति कहता है कि मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि अपनी माँ से पैसे लिए बगैर वापस मत आना, पर तुम खाली हाथ ले आई। कहकर वो यंग को मारता भी है। अब अपनी दीदी को मार खाता देखकर
शॉन से रहा नहीं जाता और वो जाकर अपने जीजा से लड़ पड़ता है दोस्तों। तो यंग तो उल्टा उसी पे हाथ उठा देती है कि तुमने मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे की। और अश्विन गुस्से में यंग को चांटा मार देती है कि अपने निकम्मे पति के लिए तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। फिर वो बिना कुछ और कहे शॉन के साथ वापस घर आ जाती है। मतलब जो करने के लिए वो आई थी कहाँ से करेगी, आती झगड़ा हो गया ना। अब अश्विन का इरादा बदल चुका होता है, उसे विश्वास ही नहीं रहा कि यंग शॉन की कभी देखभाल करेगी भी, इसलिए वो ये आइडिया तो दिमाग से निकाल देती है। अश्विन सोचती है अगर मैं उसे अपनी जमा पूंजी सौंपूंगी तो उसका पति पूरे पैसे खा जाएगा और फिर शॉन को भी वो घर से निकाल देंगे। इसीलिए दोस्तों अश्विन को शॉन के लिए कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो शॉन को लेकर कई प्राइवेट केयर सेंटर्स में जाती है जहाँ इस तरह के लोगों को शरण दी जाती है, लेकिन कहीं पर भी जगह खाली नहीं होती। बेचारी टूट जाती है और आखिर शॉन को एक सरकारी मेंटल हेल्थ सेंटर में लेके जाती है। लेकिन वहाँ के पेशेंट्स की हालत देखकर अश्विन शॉन को वहाँ छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ के पेशेंट्स लगभग पिंजरों में बंद करके रखे गए हैं, मतलब खतरनाक होंगे। वहाँ के स्टाफ से वो पूछती है क्या इन लोगों को कभी बाहर खेलने या टहलने के लिए भेजा नहीं जाता, इन्हें कोई गेम्स खेलने नहीं दिया जाता। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे रूल्स के अनुसार ना किसी को बाहर जाने की इजाजत है ना ही खेल कूद करने की। अब ये सारी चीजें देखकर शॉन को न जाने क्यों लग जाता है कि शायद माँ मुझे यहाँ छोड़कर जाने वाली है। वो कहता है कि माँ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चलना होगा, मुझे डर लगता है। अपने बेटे को यहाँ छोड़ने का अश्विन का भी मन नहीं होता दोस्तों। वो कहते डरो मत बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। दोनों बस में घर लौट रहे होते हैं। अश्विन तो बहुत बड़ी दुविधा में होती है कि करूँ क्या, इस लड़के को कहाँ भेजूं, क्या करूँ, क्या होगा इसका, कुछ समझ नहीं आता उसकी। अगले 6 महीनों के अंदर अश्विन को शॉन के फ्यूचर के लिए जल्दी से कोई फैसला लेना होगा दोस्तों। घर आते आते अश्विन एक संजीदा और खतरनाक फैसला ले चुकी होती है। मतलब वो एक तरह से मान चुकी है कि मेरा बेटा शॉन इस दुनिया में नहीं जी पाएगा, वो हर काम के लिए दूसरे का मोहताज रहेगा और उसकी जिंदगी ठोकरों से भर जाएगी। इसीलिए वो फैसला करती है कि मैं और मेरा बेटा एक साथ मरेंगे, और वो भी आज ही। बताओ यार। ये फैसला करके अश्विन घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है, छोटे छोटे गैप्स पे भी टेप लगा देती है। फिर घर के अंदर कोयला जलाने की सोचती है ताकि अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाए, जो कि जहर है, और उससे इन दोनों की मौत हो जाए। तो वो आखिरी बार शॉन को एक नजर बढ़िया तरीके से देखती है और फिर कोयले को जलाने के लिए जाती है। तभी अचानक शॉन जाग जाता है और कहता है कि माँ कल सुबह मुझे 4 हाफ बॉइल्ड अंडे चाहिए, बनाकर दोगी ना बढ़िया तरीके से। तो यार अश्विन हार मान जाती, कहती कि हाँ। वो कहता नहीं नहीं नहीं, कल नहीं, मुझे परसों नरसों हर रोज 4 हाफ अंडे चाहिए, कैसे भी करके। अब अश्विन की समझ में नहीं आता कि शॉन को मेरा इरादा पता चल चुका है क्या, या फिर वो बेचारा अपनी मासूमियत के मारे ऐसा पूछ रहा है। वजह जो भी हो दोस्तों, लेकिन उसकी बातें सुनकर अश्विन टूट जाती पूरी तरह, और वो अपने साथ उस बेचारे की जान लेने का इरादा छोड़ देती है दिमाग से। लेकिन रात भर वो बहुत रोती है, मतलब सोचती भगवान ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन वो पार्क से मिलती है और कहती है उस दिन तुम मेंटली चैलेंज्ड अडल्ट्स के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे ना, क्या मेरे बेटे को ऐसा कोई काम मिल सकता है? मैं चाहती हूँ कि वो अपना खुद ख्याल रखने के काबिल बन जाए, बस अपना रोजगार कमाने लग जाए और किसी पर निर्भर ना रहे, उसका फ्यूचर भी संवर जाएगा, प्लीज मेरी मदद करो ना। तो पार्क कहता है कि शॉन बहुत समझदार है, पहली बात तो ये, वो जल्दी सीख जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं करता हूँ कोई ना कोई इंतजाम। उसके कहने पर अश्विन घर में कुछ सेफ्टी अरेंजमेंट्स करती है जिससे कि शॉन खुद से कुकिंग कर पाए। पार्क अश्विन को कुछ बुक्स ला कर देता है और कहता है इन्हें पढ़िए, तभी आपको अंदाजा हो जाएगा कि शॉन जैसे लड़कों को रोजमर्रा के कामों को खुद से करना कैसे सिखाया जाता है। अश्विन उसको थैंक करके बुक्स ले लेती है और फिर घर आती है तो शॉन बच्चे की तरह फर्श पर लेटकर चिल्लाता है कि माँ मुझे भूख लगी हुई है, खाना बनाकर कब दोगी? पर दोस्तों अश्विन उसे खाना पका कर नहीं देती, बल्कि कहती कि सुनो बेटा, आज से अगर तुम्हें भूख लगे तो माँ से मत पूछो, खुद पका कर खाओ। वो कहता नहीं माँ मैं नहीं कर सकता। तो अश्विन समझाती कि देखो बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ, मेरे लौटने तक तुम भूखे तो नहीं रह सकते ना, है ना? इसलिए तुम्हें अपना हाफ बॉइल्ड अंडा खुद से पकाना होगा, अपना नाश्ता खुद बनाना होगा। मेरा प्यारा लाडला बेटा है ना, हमेशा माँ की बात मानेगा ना। इस तरह उसकी थोड़ी सी तारीफ करके वो उसे कन्विंस कर लेती है और फिर उसे थोड़ी कुकिंग सिखाती है। सबसे पहले तो हाफ बॉइल्ड अंडा बनाना सिखाती है। पार्क की सिफारिश के बल पर शॉन को एक बेकरी में काम पे रखा जाता है, क्योंकि शॉन थोड़ी थोड़ी बेकिंग जानता है। वहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले सैंडविच बनाना सिखाया जाता है, जिसमें हर एक मेंबर को एक एक इंग्रेडिएंट डालना पड़ता है, और फाइनली सैंडविच होता है तैयार। सभी अपने अपने हिस्से का इंग्रेडिएंट डालकर आगे वाले को दे देते हैं। लेकिन जब सैंडविच बनकर तैयार होता है तो पता चलता है कि उसमें चीज की परत तो है ही नहीं। वो शॉन का इंग्रेडिएंट था दोस्तों, लेकिन उसे सैंडविच में रखने के बजाय उसे मुंह में डालकर खा गया वो। अब अश्विन उसकी पीठ पे मार लगाती है और डांटती है, तो वो चिल्लाने लग जाता है कि माँ ने मुझे मारा, माँ ने मुझे मारा, बताओ। काम के बाद अश्विन उसे उस बेकरी से घर जाने का रास्ता समझाती है और सिखाती है कि कौन सी बस में चढ़कर कहाँ उतरना होता है। बार बार सिखाने के बावजूद भी शॉन गलत रास्ता बताता है, तो अश्विन गुस्से में उसकी पिटाई कर देती है यार। इस वजह से उसका बन नीचे गिर जाता है, तो वो रोता है कि माँ मेरा बन बर्बाद हो गया। अगले सीन में शॉन घर पे सो रहा होता है। अश्विन पार्क के दिए हुए बुक्स को पढ़ने लग जाती है और उन्हीं के हिसाब से शॉन को हर चीज सिखाना शुरू करती है। कुकिंग से लेकर बस के सफर
कोरियोग्राफर तक वो उसको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग भी देने लग जाती है और देखते देखते वो खुद का दिमाग अच्छे से यूज कर लेता है और बस को अच्छे से पहचान लेता है कि कौन कहाँ पे जाएगी। और फिर सही स्टॉप पे अश्विन से कहता है कि माँ देखो स्टॉप आ गया हमारा, कहकर वो स्टॉप बटन दबाता है जिससे बस रुक जाती है। फिर घर में माइक्रोवेव को यूज करना, किस फूड आइटम के लिए कितना पानी रखना, कौन से बटन किस चीज के लिए दबाना, ये सारी बातें वो स्टिकी नोट्स में लिखकर चिपका देती है। फिर नहाना, खुद से शेव करना, ठीक ठाक ड्रेस करना, ये सारी चीजें वो काफी जल्दी सीख भी जाता है दोस्तों। फिर बेकरी में भी वो खुद से वेजिटेबल्स काटना शुरू करता है, मतलब अब वो किसी की मदद का मोहताज नहीं है दोस्तों। ये सारी चीजें देखकर अश्विन बहुत ही प्राउड फील करती है कि मेरा बेटा चलो कुछ तो सीख गया है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं दोस्तों और अब शॉन अश्विन के लिए नाश्ता भी बना कर देता है। उस रात अश्विन कहती है कि बेटा कल मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम खुद उठकर अपना नाश्ता बनाकर खा लेना और तैयार होकर खुद बस में काम पे चले जाना, ठीक है। अब शॉन को ये सब करने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही थी, तो वो कहता है कि ठीक है माँ, आप आराम करो, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा। अगली सुबह शॉन से पहले अश्विन उठ जाती है और जाती है यंग से मिलने के लिए। वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है और कहती है मेरे मरने के बाद तुम प्लीज अपने भाई शॉन का ख्याल रखना, ये चेक रख लो और मेरे बैंक से पूरे पैसे निकाल लो। तुम्हें अपने बुटीक के लिए जो चाहिए वो ले लो और बाकी के पैसों से तुम शॉन का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने अगर तुम्हें कुछ कड़वे शब्द कह दिए हो गुस्से में तो प्लीज उसका गुस्सा शॉन पे मत उतारना, तुम्हारे अलावा उसका कोई और है भी नहीं। ये सारी बातें सुनकर यंग तो टूट जाती है बेचारी। अश्विन कहती कि जब शॉन मेरे पेट में था ना बेटा, तो तुम्हारे पापा चल बसे, तब मुझे अकेले ही तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा करना पड़ा, इसीलिए मैं 2-3 नौकरियां करने लगी और मुझे अपनी दवा लेने की भी फुर्सत नहीं मिली। शायद इसीलिए मेरा शॉन ऐसा पैदा हुआ। ये बात अब मुझे दिन रात खाई जाती कि मेरी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हो गया, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती थी और शायद मैंने तुम पर उतना ध्यान नहीं दिया। तुम्हें भी लगा होगा ना कि माँ शॉन से ज्यादा प्यार करती, मुझसे नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, तुम भी एक माँ हो और शायद मेरा दर्द तुम समझ पाओगी। वो तुम्हारा भाई है, लेकिन मेरे बाद तुम उसकी माँ बनकर हमेशा उसके साथ रहना, ठीक है। कहकर अश्विन चली जाती अपने घर। उसे लगा था शायद शॉन अभी सो रहा होगा, लेकिन नहीं यार, वो देखो वो उठकर अपने कपड़े चादर वगैरह ठीक से पैक करके नाश्ता बनाकर खा के काम पे निकल चुका था। अश्विन तो हैरान हो जाती है और बेकरी में जाकर देखती है तो वहाँ शॉन अपने साथियों के साथ हंसकर बातें करते हुए एक नॉर्मल दिन की तरह मस्त काम कर रहा होता है। और आज सच में यार अश्विन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर वो अपनी दुकान में जाती है। शॉन होता तो हमेशा कोई ना कोई शैतानी करता, कुछ ना कुछ करके अश्विन को हंसा देता। अब वो शॉन को बड़ा मिस कर रही है और अकेलेपन को फील कर पाती है। और तभी अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका ऑपरेशन करना होगा, वरना वक्त से पहले आपका अंत आ सकता है। लेकिन इस ऑपरेशन का रिस्क भी ज्यादा है, शायद अश्विन की जान भी जा सकती है या फिर वो कोमा में चले जाएगी। पर अगर ऑपरेशन सफल रहा तो उसके मरने के थोड़े कम चांसेस हो जाएंगे। अश्विन कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दूसरी ओर शॉन बेकरी में सेल्स एरिया में काम कर रहा होता है और तब एक कपल वहां पे आता है और कुछ ऑर्डर करता है। कैशियर कहता है कि शॉन तुम इन्हें वो केक निकाल कर दो, तब तक मैं कॉफी बनाकर लाता हूँ। ये कहकर वो कॉफी बनाने चला जाता है। शॉन तो दोस्तों केक निकालने लग जाता है तो इसी बीच वो कपल आपस में कोई मजाक करके हंस रहे होते हैं, लेकिन शॉन को लगता है कि मुझे देख के हंस रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि वो दोनों ऐसा कुछ नहीं कह रहे होते। पहले भी एक बार जब शॉन ने शराब पी रखी थी तब दो लड़के आपस में कुछ बातें करके हंस रहे थे और तब भी शॉन को लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। प्रेजेंट में भी उसे कुछ वैसा ही फील होता है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में अश्विन कहती है अगले फ्राइडे को ऑपरेशन फिक्स कर दीजिए और तब उसे कॉल आता है और अश्विन तुरंत बेकरी पहुंच जाती है। एक्चुअली शॉन ने उस कपल पे अटैक कर दिया था, बदले में उस आदमी ने भी शॉन को पीटा था और शॉन को बहुत चोट आई होती है, जिसको देखकर अश्विन उस आदमी का शर्ट पकड़ लेती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। तो वो औरत कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, आपके बेटे ने हम पे हमला किया था। कैशियर भी कहता है कि उनकी गलती नहीं है आंटी जी, मारा तो शॉन ने था। अपना बचाव करने के लिए वो लोग शॉन पे हाथ उठा बैठे। इस पर अश्विन शॉन को डांटती कि तुमने उन्हें क्यों मारा बेटा। तो शॉन कहता है कि वो लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मैं दूसरों से अलग हूं ना, अजीब बिहेव करता हूं ना, इसीलिए। तो अश्विन उसे घर लेके आती है, उसे खूब मारती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वो कहता है कि बचपन से लेकर अब तक सब मेरा मजाक उड़ाते आ रहे हैं माँ, आज भी उड़ाया उन्होंने, शुरू से कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। यहाँ पे हमें एहसास होता है कि बचपन से शॉन का अजीब बर्ताव देखकर लोग उसकी खिल्ली उड़ाते थे, उसे बुली करते थे और ये उसी का असर है कि शॉन को नॉर्मली भी देखकर कोई हंसेगा तो शॉन को लगता है कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे चिढ़ा रहे हैं। वो बेचारा रोता है कि आप भी मुझे नफरत करती है। तो अश्विन कहती है कि इस दुनिया में कोई तुमसे प्यार करता है ना बेटा, तो वो सिर्फ मैं हूँ, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकती और फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से अश्विन उसका सोशल बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करती है ताकि वो दूसरों से नरमी से बात करे।
लोगों के साथ घुल मिल कर रहे। शुरू में शॉन जिद करता है लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सीख जाता है। बेकरी में उसके साथ काम करने वाले उसके साथी भी उसको सिखाने में काफी मदद करते हैं और देखते देखते दोस्तों शॉन का रवैया बदल जाता है और वो बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगता है। लोगों से बढ़िया तरीके से बातचीत करता है, किसी के हंसने का बुरा नहीं मानता। अपने बेटे को धीरे धीरे बदलते हुए देखकर अशिन बहुत खुश होती है कि अब मेरा बेटा मेरे बगैर इस दुनिया में खुद सरवाइव कर पाएगा। अगले सीन में सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब यंग की बेटी कहती है कि माँ, क्या आपको पता है मामा को सबका बर्थडे याद है? दरअसल शॉन की याददाश्त तो काफी मजबूत है दोस्तों। वो कहता है कि हाँ दीदी, मुझे सिर्फ सबके बर्थडे ही नहीं, तुम्हारी शादी का डेट भी याद है। ये भी याद है कि उस दिन मैं बहुत रो रहा था। जानती हो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि शादी के बाद तुम मुझे छोड़कर जाने वाली थी और मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे बुलाया ही नहीं। ओह, इस तरह मासूमियत से वो कहता है तो यंग पिघल जाती है। वो समझ चुकी है कि शॉन भले ही उससे ज्यादा बातें नहीं करता था लेकिन फिर भी अपनी दीदी से बिछड़ने का उसको दुख जरूर था। वो अपने भाई का प्यार समझ चुकी थी। उसकी आंखें भर आई और वो वॉशरूम जाने के बहाने बहुत रोती है। काफी हफ्ते बीत जाते हैं दोस्तों इसके बाद। अब शॉन सारे बेकरी आइटम्स बनाने में थोड़ा माहिर हो जाता है। बिल्कुल बड़ा हो चुका है, बदल चुका है वो, लेकिन अभी भी उसने जीना को दूर से निहारना नहीं छोड़ा। एक दिन जीना बच्चों को लाइन में लेके जा रही होती है और तभी एक बच्चा सड़क की ओर चला जाता है और ठीक उसी वक्त एक गाड़ी तेजी से आ रही होती है। जीना ये देख लेती है और तुरंत भागकर उस बच्चे को कवर करती है। अब यहाँ से दिखाते हैं कट करके कि खुशकिस्मती से वो गाड़ी रुक गई थी और किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जीना को प्रोटेक्ट करने के लिए शॉन उसे कवर करके बैठा होता है। यहाँ पे जीना काफी इंप्रेस हो जाती है कि शॉन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुझे बचाया। दूसरी ओर अशिन पार्क के एनजीओ में जाती है। पार्क बताता है कि शॉन जैसे स्पेशल लोगों को हम एक ट्रैकिंग ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। अशिन कहती तुम प्लीज शॉन का नाम भी उसमें शामिल कर लो, दूसरों के साथ रहना भी वो सीख जाएगा। फिर अशिन घर आती है और आते ही शॉन को पीटने लगती है कि तुम्हें किसने कहा था उस बड़ी गाड़ी के सामने जाकर बैठ जाओ। पर शॉन तो एकदम लव मूड में होता है और अशिन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। वैसे अशिन जानती है कि शॉन जीना को पसंद करता है। अगले दिन वो जीना से मिलने जाती है और उसका हालचाल पूछती है तो वो कहती है मैं तो ठीक हूँ आंटी, कल मैं और मेरा एक स्टूडेंट मरते मरते बच गए, आपके बेटे ने हमें बचाया। अश्विन कहती मुझे पता है, लेकिन अब तुमसे क्या छुपाना, शायद तुम्हें भी पता होगा कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उसे जिंदगी की कुछ अहम पाठ पढ़ा रही हूँ, उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना सिखा रही हूँ। ऐसे में अगर वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ा तो डिस्टर्ब हो जाएगा और अपना जो लेसन है सीखने का वो नहीं कर पाएगा अच्छे से। इसीलिए मेरी तुमसे विनती है कि कल अगर वो तुमसे अपने प्यार का इजहार करे तो प्लीज इनकार कर देना, कह देना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी शादी पक्की हो चुकी है, ऐसे कुछ भी बोल देना, बस तुम शॉन को मना कर देना प्लीज, तभी जाकर वो अपनी जिद छोड़ेगा। अब जीना थोड़ा सोचकर कहती कि ठीक है आंटी जी, मैं वैसा ही करूंगी। अगले दिन अश्विन खुद शॉन को तैयार करके जीना के पास भेजती है कि जाओ उससे अपने दिल की बात कह दो। शॉन भी जाता है लेकिन बंदा बड़ा नर्वस होता है यार अंदर से और जीना से आंखें तक नहीं मिला पाता। फिर मुड़कर देखता है तो अश्विन भी वहां नहीं होती, वो और घबरा जाता है। जीना पूछती है क्या बात है शॉन। शॉन टेंशन में दूसरी ओर मुड़कर जीना को फूल देता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, इतनी पसंद हो जितनी कि मुझे मेरी माँ भी पसंद नहीं। जीना फूल ले लेती है, लेकिन जैसा अश्विन ने उसको समझाया था वो कह देती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो शॉन, लेकिन बताऊं क्या, मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करने जा रही हूँ। ओ बेचारे शॉन का चेहरा दोस्तों ये सुनकर मुरझा जाता है। दूसरी ओर अश्विन उसी का वेट कर रही होती है कि जरूर मेरा लाडला मुंह लटका कर आएगा, थोड़ी बहुत शराब तो खरीद कर देनी ही पड़ेगी उसको, तभी जाकर उसका दुख कम होगा। आज तो उसने घर में सिर्फ सैड सॉन्ग से गाने हैं वैसे भी। इस तरह ये सारी बातें सोचकर अश्विन खड़ी होती है, लेकिन ये क्या दोस्तों, ये तो उछल कूद करके आ रहा है, बड़ा खुश भी दिखता है। अश्विन पूछती क्या हो गया। वो कहता है जीना का एक बॉयफ्रेंड है इसीलिए वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। तो अश्विन पूछती है तुम फिर खुश क्यों हो। शॉन कहता है जीना ने कहा कि वो मुझे अपना दोस्त बना लेगी बस, इसीलिए मैं बड़ा खुश हूँ। तो अश्विन कहती चलो ठीक है, प्यार से दोस्ती काफी बेहतर है तुम्हारे लिए। और फिर दोनों घर आते हैं। शॉन अपने हाथ से बनाया हुआ डिजर्ट अश्विन को देता है। उस रात शॉन के सो जाने के बाद अश्विन उस डिजर्ट को टेस्ट करती है, बड़ा लाजवाब होता है यार। अश्विन अब अपने बेटे के लिए बहुत प्राउड फील करती है कि जिस लड़के को कुछ नहीं आता था आज वो इतना कुछ सीख गया, बताओ अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। अगली सुबह की बात है दोस्तों, शॉन बहुत घबराया हुआ होता है और यंग को कॉल करके बताता है कि दीदी माँ उठ नहीं रही, हिल भी नहीं रही है। अश्विन को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अश्विन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, अब ऑपरेशन करके भी कोई फायदा नहीं होगा। 2 दिन अश्विन बेहोश पड़ी रहती है दोस्तों। जब उसकी आंख खुलती है तो यंग उसको बता देती है कि ऑपरेशन नहीं किया जा सकता माँ। अश्विन कहती है फिर मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, कैसे भी मुझे मरना तो है ही, पर उससे पहले मुझे शॉन को फ्यूचर के लिए तैयार भी करना है। कहकर वो उठकर जाना चाहती है, लेकिन यंग उसको समझाती है कि माँ आप आराम कीजिए, शॉन को मैं देखती हूँ। यंग उसकी बेकरी में जाती है तो देखती है कि शॉन मस्त अपना काम कर रहा है, बड़ा खुश है वो, पहले के मुकाबले काफी कॉन्फिडेंट भी है। यंग ये बात माँ को बताती है तो तब वो चैन की सांस लेती है कि बस इसी दिन का मुझे इंतजार था बेटा, अब मुझे शॉन की चिंता नहीं है। तभी पार्क और मारिया अश्विन को देखने आते हैं। इस बीच शॉन उसी हॉस्पिटल में हाथ में बैंडेज वगैरह लगाकर बैठा होता है। अश्विन पूछती है क्या हो गया तुम्हें।
शॉन कहता है कि मैंने गलती से बहुत गर्म बर्तन को टच कर दिया, मेरा हाथ जल गया थोड़ा सा। तो असिन फिर डांटती है कि मैं कितना खुश थी कि तुम सब कुछ खुद ही कर लेते हो, लेकिन तुम हो कि एक के बाद एक मुसीबत मोल ले लेते हो। अरे जब मैं नहीं रहूंगी तो तुम्हारा क्या होगा बेटा? शॉन कहता है माँ कैसी बातें कर रही हो, आपने तो कहा था कि आप बस थोड़े ही दिनों के लिए शहर जा रही हैं, फिर लौट आएंगी, तो ये सब क्यों कह रही हैं कि जब मैं नहीं रहूंगी? अरे आप हैं तो मेरी देखभाल करने के लिए। बेचारे ने दोस्तों अश्विन की बातों का ये मतलब निकाल लिया था। मौत क्या होती है इसके बारे में अभी भी उसको कोई आइडिया नहीं। अश्विन को ये बात भी सिखानी पड़ेगी लगता है उसको। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो शॉन के लिए 3 चूजे खरीद लेते जो कि बहुत ही कमजोर है और शायद जल्दी मर जाएंगे। अश्विन ने जानबूझकर ऐसे चूजे खरीदे ताकि वो शॉन को मौत का लेसन दे सके। अगले दिन दोस्तों उनमें से 2 चूजे मर जाते हैं। शॉन अश्विन के पास भागा चलाता है, कहता है माँ वो 2 चूजे हिल भी नहीं रहे, क्या हो गया? तब अश्विन कहती है कि वो दोनों मर चुके हैं बेटा। मर गए मतलब? क्या वो स्वर्ग चले गए? अश्विन कहती है कि हाँ। क्या तुम्हें पता है स्वर्ग क्या होता है? तो शॉन कहता है कि हाँ जानता क्यों नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। स्वर्ग में लोग बड़े मजे से रहते हैं, वहाँ अच्छा खाना मिलता है, 4 दिन मौज मस्ती करके लोग वापस आ जाते हैं, वही ना? अब अश्विन इसे मौत के बारे में समझाए तो समझाए कैसे यार। तो वो उसको एक फ्यूनरल में लेके जाती है जहाँ सभी रो रहे होते हैं। वो पूछती कि बेटा तुम जानते हो ये लोग रो क्यों रहे हैं? वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई चहेता इंसान मर चुका है। तो शॉन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, मरकर लोग स्वर्ग जाते हैं फिर मौज मस्ती करके लौट आते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? और यहाँ पर अश्विन उसे साफ साफ बता देती है कि बेटा मरने का मतलब स्वर्ग जाना नहीं होता। जब कोई मर जाता है ना तो कभी नहीं लौटता, वो इस दुनिया में कभी नहीं रहेगा। फिर ये सुनकर शॉन का चेहरा एकदम से बदल जाता है, उसे जरा डर लगने लगता है। तब जाकर अश्विन बताती है कि बेटा मैं भी एक दिन मर जाऊंगी और फिर कभी नहीं लौटूंगी और ना ही तुम मुझे देख पाओगे, इसलिए तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा। और शॉन के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो अपना सर पकड़कर चिल्लाता है कि नहीं मेरी माँ नहीं मरेंगी, नहीं मरेंगी, कहकर वो भागा भागा जाता है। अश्विन उसके पीछे पीछे भागती है और उसे हक कर लेती है। अगले सीन में अश्विन उस धर्म प्रचारक से मिलने जाती है जिसने शॉन को बताया था कि स्वर्ग ऊपर आसमान में होता है। दरअसल शॉन इनकी बात को सच मानता है और इसीलिए अश्विन इनसे मदद मांगने के लिए आई हुई है। वो कहती है कि देखो मैं जानती हूँ आप झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका भगवान झूठ बोलने से मना करता है शायद, लेकिन मेरी खातिर, मेरी मदद करने की खातिर क्या आप मेरे बेटे से एक छोटा सा झूठ बोल देंगे उसकी भलाई के लिए? तो वो भी मान जाता है और शॉन से अकेले में कुछ बातें करता है। इसी बीच अश्विन भगवान की तस्वीरों को देखकर मन ही मन भगवान को डांट रही होती है कि मुझे इतनी जल्दी अपने बेटे से अलग होना पड़ रहा है, क्या तुम लोग मेरी मौत को रोक नहीं सकते भगवान? और तभी वो पादरी आ जाता है और अश्विन शॉन से पूछती कि बेटा क्या तुम्हें इनकी पूरी बात समझ में आई? शॉन कहता है कि हाँ। फिर अश्विन शॉन को लेकर बाहर आ जाती है। दरअसल अश्विन ने उनसे ये मदद मांगी थी कि आप प्लीज मेरे बेटे को समझाइए कि मौत के बाद इंसान का क्या होता है, मतलब मेरी मौत के बाद क्या होगा ये भी उसे समझा दीजिए, लेकिन ऐसे बताइएगा जिससे कि उसे दुख ना हो। असल में पादरी ने शॉन को बताया होता है कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद वो स्वर्ग चले जाएंगी, तुम उन्हें नहीं देख पाओगे लेकिन वो स्वर्ग से हमेशा तुम्हें देखा करेंगी। अब शॉन अश्विन को बताता है कि उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि आपकी मौत के बाद मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी होगी। मैं सब समझ गया माँ, आप फिक्र मत कीजिए। अब जाकर यार अश्विन को थोड़ा तसल्ली होती है कि शॉन बात को कुछ हद तक समझ गया। शॉन को घर छोड़कर वो कहती है बेटा तुम खाना खाकर सो जाना, मैं जरा बाहर टहल कर आती हूँ। ये कहकर अश्विन वापस उसी चर्च में जाती है जहाँ वो शॉन को लेकर गई थी। वहाँ पे अब कोई नहीं होता। अश्विन भगवान को नहीं मानती और थोड़ी देर पहले वो भगवान को डांट भी रही थी, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और इंसान की हर कोशिशें नाकाम हो जाएं, जब वो बेबस महसूस करे तो एक आखिरी कोशिश करते हैं और वही अश्विन भी करती है। वो भगवान की तस्वीर को देखकर रोती है कि प्लीज सिर्फ एक बार मुझे किसी भी तरह ठीक कर दो, मुझे मेरे बेटे की खातिर जीने दो प्रभु, मुझे जान की भीख दे दो, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत ही दर्द भरा सीन होता है दोस्तों ये। इसके बाद दिखाते हैं कि अश्विन का खरीदा हुआ एक चूजा आज भी जिंदा है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब वो चूजा बड़ा हो गया है, मतलब हो गई है, मुर्गी है वैसे। तो क्या अश्विन चल बसी? शॉन सुबह आंखें खोलता है और तब दिखाते हैं अश्विन वहीं पे लेटी हुई है, मतलब वो जिंदा है लेकिन काफी कमजोर। शॉन जल्दी उठकर नाश्ता बनाता है और अश्विन को जगाकर उससे भी नाश्ता देता है। अब शॉन लगभग प्रिपेयर्ड है दोस्तों, मतलब वो जान गया है कि माँ की मौत हो जाएगी और उसके बाद वो कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगा, लेकिन माँ उसको हमेशा देखती रहेंगी, इसीलिए वो खुद को उस दिन के लिए तैयार कर चुका है बिल्कुल। फिर अश्विन का बर्थडे आता है और शॉन अपने हाथों से माँ के लिए बर्थडे केक बनाता है। सभी मिलकर मस्त खाते हैं। अश्विन यंग से पूछते हैं कि बेटा अब तुम्हारा और तुम्हारे पति का बुटीक कैसे चल रहा है, सब बढ़िया तो है? तो यंग कहती है वो ठीक नहीं चल रहा था माँ, तो मैंने उसे छोड़ दिया और अब अपना अलग बुटीक खोल दिया, वो काफी सही चल रहा है। अश्विन कहती है अच्छा क्या बेटी, छोटे पैमाने पे शुरू करना और लाइफ में धीरे धीरे तरक्की करना बढ़िया है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत आगे जाओगी। फिर यंग की बेटी नानी को एक गिफ्ट देती है। अश्विन शुरू से जो स्वेटर बुन रही थी असल में वो शॉन, यंग और अपनी पोती के लिए एक ही कलर का स्वेटर तैयार कर चुकी थी। उसे वो तीनों को देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी याद दिलाएगा ये। अश्विन आज बहुत खुश है
कि उसका पूरा परिवार एक साथ है और अब वो चैन से इस दुनिया को छोड़ पाएगी। अगले दिन अशिन शॉन को एक जगह पे लेके जाती है जहाँ वो बचपन में उसको ले जाया करती थी। पूछती है वो, क्या तुम्हें ये जगह याद है बेटा? पर शायद वो भूल चुका है यार। अशिन उसे एक फोटो दिखाती है और तब वो कहता है, हाँ अब मुझे बढ़िया याद आ गया, आप और मैं यहाँ पे आते थे, बड़ा मजे से खेलते थे, है ना? अशिन कहती है, हाँ बेटा, जब तुम्हें मजे से खेलते हुए देखती थी तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। उसी खुशी को फिर एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। अगर तुम ना होते बेटा तो मेरी लाइफ में कोई रस नहीं होता। तुम्हारी छोटी छोटी शैतानियां, तुम्हारी बचकानी हरकतें, ये सब मेरा जी हल्का कर देती थी। मैं अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें भूल जाती थी तुम्हें देखकर। मैं बस तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम इसी तरह खुश रहोगे और मेरी एक और छोटी सी आशा है, क्या उसे पूरा करोगे? अगले सीन में शॉन अशिन को अपनी पीठ पर उठाकर लेके जाता है। शायद यही थी अशिन की छोटी सी आशा, क्योंकि बचपन में वो शॉन को इसी तरह उठा के लेके जाती थी, उसे बड़ा मजा आता था। अशिन कहती, बेटा मेरे लिए गाना गाओ ना। तो शॉन भी मस्त गाना गाते हुए उसे उठा लेता है। उसका गीत सुनते सुनते अशिन खुशी खुशी अपनी आखिरी सांस ले लेती है यार। ओहो, और तब शॉन को पता चल जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, स्वर्ग चली गई है। हाँ, अगले सीन में होता है अशिन का फ्यूनरल। सब बड़े दुखी होते हैं, लेकिन सिर्फ शॉन स्माइल कर रहा होता है। सभी के सभी अपना शोक प्रकट करते हैं, लेकिन शॉन के चेहरे पे स्माइल होती है। मारिया पार्क से कहती है कि शॉन इस तरह स्माइल क्यों कर रहा है, क्या उसे अपनी माँ की मृत्यु का दुख नहीं है? फिर अशिन की बॉडी को क्रिमेटोरियम में ले जाया जाता है। जब शव पेटी को क्रिमेटोरियम के अंदर रखा जाता है ना, तो यंग फूट फूट कर होती है, लेकिन शॉन अभी भी स्माइल करता है। लेकिन शव पेटी को अंदर जाते देखकर उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है। दरअसल उस दिन अशिन ने शॉन को अपनी एक ख्वाहिश बताई थी कि बेटा जब मैं मर जाऊंगी ना, तो तुम रोना मत, हमेशा स्माइल करना और आखिर में मुझे गुड बाय कहना ना भूलना। और शॉन अपनी माँ की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही स्माइल कर रहा था हर बार, और आखिर में वो अपनी माँ को गुड बाय कहकर अपना हाथ हिलाता है। हालांकि अंदर से तो दुख का पहाड़ फूट पड़ा है उस पर कि वो अपनी माँ को कभी देख नहीं पाएगा। कुछ महीने बीत जाते हैं दोस्तों, और अब शॉन फिर से एकदम नॉर्मली बेकरी में काम करने में लग जाता है। जीना अक्सर उससे मिलने आती है और आज वो शॉन के लिए एक वाटर बॉटल खरीद लाई थी, क्योंकि कल शॉन उस ट्रैकिंग ट्रिप पे जा रहा है। अशिन चाहती थी कि उसका बेटा ट्रिप मिस ना करे और अपने दूसरे साथियों के साथ जाए और लाइफ के ऐसे कई एक्सपीरियंसेस उसे मिले। उसी ट्रिप में ले जाने के लिए जीना ये स्पेशल बोतल लेकर आई है। या उसको अब शॉन और जीना की दोस्ती या प्यार कह ले, या उसे जो भी नाम चाहे वो दे दें, वो और गहरा हो जाता है। काम के बाद शॉन घर लौट रहा होता है तो रास्ते में अपनी माँ की दुकान को देखता है। वैसे जब से अशिन चल बसी है ना, ये दुकान बंद है दोस्तों, लेकिन आज उसकी दुकान खुली होती है। शॉन चौंक कर वहाँ पे जाता है। उसे लगता है शायद माँ सच में वापस आ गई होंगी, लेकिन नहीं यार, उस दुकान को एक औरत ने खरीद लिया था और वही अब उसको चला रही है। वो पूछती कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो शॉन कहता है कुछ नहीं, और वो घर लौट आता है। यंग ने शॉन के लिए खाना बना के रखा होता है दोस्तों। शॉन भाग कर जाता है और मुर्गी का अंडा ले आता है, वही मुर्गी जिसे अशिन लेकर आई थी। अब अशिन तो नहीं रही, लेकिन ये मुर्गी हमेशा शॉन को अपनी माँ की याद दिलाती रहेगी। उसी मुर्गी के अंडे का वो बढ़िया सा हाफ बॉइल बनाकर मस्त खाता है। शॉन हमेशा फील करता है कि वो जहाँ भी जाता है ना, उसकी माँ उसके साथ है। अगले सीन में शॉन अपने साथियों के साथ उस ट्रैकिंग ट्रिप पे निकल जाता है। पहाड़ पे चढ़ते हैं वो, और पहाड़ की चोटी पे जाकर शॉन को लगता है जैसे आसमान उसके पास है और वो उसको छू सकता है। वो अभी भी बिलीव करता है कि वो स्वर्ग के पास है और यहाँ पे उसको अपनी माँ दिख जाएगी, ऐसा वो सोचता है। और वो यार बाइनोकुलर से आसमान को भी देखता है। उसे माँ दिखी या नहीं दिखी है तो नहीं पता, लेकिन खुश बड़ा होता है वो और अपनी माँ को पुकारता है। इसी शॉट पे दोस्तों ये प्यारी सी कहानी खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको ये गुड फील मूवी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।